हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर हम भारतीयों के विरोध के बाद और लगातार इस खबर को कवर करने के बाद पाकिस्तान को आखिर घुटने पर ला ही दिया। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अकड़ ढीली करवा ही दी। बताएंगे ये सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान में भारी विरोध के बाद अब पीसीबी ने लहरा दिया है तिरंगा। जी हाँ, भारत की धमक की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है। क्या बांग्लादेश युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग देने को लेकर बड़ा खुलासा, जबकि रात में ही बीएसएफ और बीजीबी के बीच में बहुत बड़ी और हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। वहीं बताएंगे अमेरिकी मीडिया में ही भारत को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर उठने लगे हैं सवाल। आखिर क्यों ऐसा कहा गया कि अगर भारत ने अमेरिकी वोटर पर $2 करोड़ खर्च किए होते तो ऐसा नहीं होता। बताएंगे दोस्तों किस चीज को लेकर ये बहुत बड़े सवाल खड़े किए गए हैं अमेरिकी मीडिया के द्वारा, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि भारत बहुत ज्यादा अमीर है, भारत को आवश्यकता नहीं है $2.1 करोड़ की। तो वहीं दोस्तों सुखोई 57 और F-35 फाइटर जेट के बीच जो कंफ्यूजन थी भारत को, वो बड़ी दूर हो गई है। बताएंगे सुखोई 57 या फिर F-35 दोनों में से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है अपना भारत। हो चुका है क्लियर। क्या डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका या फिर व्लादिमीर पुतिन को, सबसे पहले आपको यहाँ बताने वाले हैं। बाकी करना क्या है आपको पता ही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के कमेंट में सब लोग जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची और लाहौर के स्टेडियम में सभी टीमों के झंडे लहराए थे, लेकिन भारत का झंडा नदारद था, भारत का झंडा नहीं लगाया गया था। अब कराची के नेशनल स्टेडियम में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हाल ही में इस मुद्दे पर काफी बवाल हुआ था। भारत के भी लोग इसके विरोध में उतर आए थे और सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई थी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाल ही में विवादों में आ गया था और इसकी वजह थी उसने कराची और लाहौर के स्टेडियम में 7 टीमों का झंडा लगाया, लेकिन भारत का झंडा वहां नहीं लगाया गया। लेकिन अब ताजा फोटो सामने आया है जिसमें कराची के नेशनल स्टेडियम में भारत का झंडा भी यानी तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची के नेशनल स्टेडियम में ही चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होगा जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी और इस मुकाबले से पहले ही वहां तिरंगा लहरा गया है। पीसीबी उस वक्त विवादों में आ गई थी जब उसने भारत का झंडा स्टेडियम में नहीं लगाया, जिसके बाद उसकी सोशल मीडिया पर जो लताड़ लगाई गई, सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई कि उसकी सारी हेगड़ी निकल गई। दोस्तों, हमने भी लगातार इस खबर को कवर किया था और आप लोगों की राय मांगी थी और वीडियो को शेयर करने को भी कहा था, जिसके बाद आप लोगों के सपोर्ट से भी पाकिस्तान को आखिर झुका दिया गया। इसे कहते हैं भारतीयों की पावर। ऐसा कहा गया है कि चूंकि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नहीं खेल रही है, इसीलिए पीसीबी ने यह फैसला लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक फुट पर आना ही पड़ा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान में भारत का झंडा अब लगा तो दिया गया है, लेकिन लगाया ऐसे गया है कि आप कहेंगे कि लग तो ऐसे रहा है कि जैसे भारत का झंडा अगर पाकिस्तान स्टेडियम पर लगा देगा तो कहीं पाकिस्तान फिर से भारत ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान में झंडा नहीं लगाया गया और जब झंडा लगाने की बारी आई, बैक फुट पर पीसीबी आया, तो कराची के नेशनल स्टेडियम में भारत का झंडा लगाते वक्त इसको उल्टा लगा दिया गया। जी हाँ, ग्रीन साइड को ऊपर कर दिया गया और ऑरेंज को नीचे कर दिया गया, जिसके बाद इसको ठीक किया गया बाद में। यानी कि इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे जोर जबरदस्ती के साथ ये झंडा लगा रहा हो। हालांकि पाकिस्तान को खैर मनाना चाहिए कि भारत ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा तुमको देकर के पाकिस्तान बनवा दिया। कम से कम इस बात की तो शर्म करो पाकिस्तान। ऐसे में दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और सामने लाइक का बटन है, भारत की पावर के लिए लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अंत में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरा भारत महान जरूर कह दीजिए कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या भारत के खिलाफ कोई प्लान तैयार कर रहा है बांग्लादेश। युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग देने को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी जैसे नागरिक सैन्य समूहों के गठन और युवाओं को आर्मी ट्रेनिंग देने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। डिप्टी कमिश्नरों यानी डीसी ने ढाका के उस्मानी ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए सार्वभौमिक आर्मी ट्रेनिंग यानी यूनिवर्सल मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा, जिससे युवाओं को सेना की मदद के लिए तैयार किया जा सके और देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। जी हाँ, इस प्रस्ताव का मकसद युवाओं को आर्मी ट्रेनिंग देकर उन्हें देश की सुरक्षा में योगदान देने के लिए तैयार करना है। मुक्ति वाहिनी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को परास्त किया था। इसी ऐतिहासिक
ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए देश में फिर से नागरिक सैन्य समूहों के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। डिप्टी कमिश्नरों ने युवाओं के लिए सार्वभौमिक आर्मी ट्रेनिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। अब्दुल हाफिज ने बताया कि यह प्रशिक्षण युवाओं को देश की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देगा। इसके साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में भी इन प्रशिक्षित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों भारत को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में बांग्लादेश चीन के साथ करने जा रहा बड़ा समझौता मार्च महीने से दिखने लग सकता है। इसका असर बता दे, बांग्लादेश के नागरिक अभी तक इलाज के लिए भारत आते थे, लेकिन अब इलाज के लिए उनका नया ठिकाना चीन बन सकता है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के साथ संबंधों में गिरावट आने के बाद अब बांग्लादेश के नागरिक जल्द ही इलाज करवाने के लिए चीन की तरफ जाना शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने यानी मार्च से बांग्लादेशी मरीज इलाज के लिए चीन जाना शुरू कर देंगे। माना जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के मरीज इलाज के लिए चीन का रुख करते हैं तो कोलकाता के अस्पतालों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले तक हर महीने बांग्लादेश के करीब 10,000 मरीज इलाज के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन अब बांग्लादेश मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कोलकाता और त्रिपुरा के कई अस्पतालों ने औसतन लगभग 10% से 15% का राजस्व नुकसान दर्ज किया है। ढाका स्थित प्रोथोम एलो की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और चीन के बीच चल रही बातचीत के मुताबिक चीन के यूनान प्रांत के 3 शीर्ष अस्पतालों को बांग्लादेश के मरीजों को भर्ती करने के लिए नामित किया गया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर जहां अमेरिकी मीडिया में ही उठने लगे सवाल। कहा अगर भारत ने अमेरिकी वोटर पर $2 करोड़ खर्च किए होते तो आज ऐसा फैसला अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं लेता। जी हाँ, अमेरिका की ओर से भारत को दी जाने वाली $2 करोड़ की फंडिंग रोकने के फैसले पर मचे बवाल के बीच अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने अमेरिकी सरकार के दोहरे मानदंडों पर सवाल उठा दिए। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के होस्ट और पॉपुलर पॉलिटिकल कमेंटेटर जेस वॉटर्स ने कहा कि अगर कोई देश अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करता है तो उस पर काफी हो हल्ला मचाया जाता है, लेकिन अगर अमेरिका किसी देश में इसी तरह की गतिविधियां में शामिल होता है तो उसे अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसते हुए रॉयटर्स ने कहा कि मान लीजिए अगर भारत सरकार अमेरिका में वोटर टर्नआउट के लिए $2 करोड़ खर्च करती और ट्रंप जीत जाते तो इसे चुनावी दखल माना जाता, लेकिन जब हम यही चीजें करते हैं तो इसे राजनीतिक परिदृश्य की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। फॉक्स न्यूज होस्ट ने अमेरिका की ओर से बांग्लादेश में भी इसी तरह की फंडिंग का मुद्दा उठाया। जी हाँ, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए $2 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग रोकने के डॉजी विभाग के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने भारत जैसे देश को इस तरह की मदद देने की आवश्यकता पर सवाल उठा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत को $2 करोड़ क्यों दे रहे हैं जबकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। वे दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में हैं, उनके टैरिफ भी बहुत ज्यादा है। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्न आउट के लिए $2 करोड़ क्यों देना? जिनको नहीं पता उनको बता दें कि एलन मस्क की अगुवाई में 16 फरवरी को डॉजी ने विभिन्न देशों की फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए $2 करोड़ की राशि भी शामिल थी। डॉजी का कहना था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए $2 करोड़ के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। अब ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कहीं ना कहीं पॉलिश करना वाकई में ये दर्शाता है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन $2 करोड़ भारत को नहीं देना चाहते। इसी पर अमेरिकी मीडिया में ये बड़े सवाल उठने लगे हैं कि अगर चुनाव से पहले भारत कुछ फंडिंग अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए खर्च करते तो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप ऐसा फैसला नहीं लेते। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन भारत ने कभी भी फर्जी काम किया ही नहीं है और ना आगे कभी करेगा, चाहे $2 करोड़ फंडिंग मिले चाहे ना मिले, और यही भारत की सबसे बेहतरीन बात है। तो दोस्तों वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत ने रशिया के साथ कर दी सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत। क्या अमेरिकी F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगी अब वायुसेना? ट्रंप को बहुत बड़ा झटका बता दे डोनाल्ड ट्रंप भारत पर F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के अधिग्रहण के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रिपोर्ट आई है सबके सामने की भारत और रशिया के बीच Su-57 बोले तो सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अधिग्रहण को लेकर बातचीत हुई है। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है और भारतीय सेना वही फैसला करेगी जो देश हित में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को और दिल्ली के बीच सुखोई 57 को लेकर उस वक्त बातचीत की गई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को अमेरिकी एडवांस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग का ऑफर दिया था। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी वायुसेना को एडवांस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की भी घोषणा कर रखी है, लिहाजा भारत पर भी अपने बेड़े में स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करने का प्रेशर है। अमेरिकी
अमेरिकी एडवांस्ड F-35 लड़ाकू विमान के विपरीत रूसी सुखोई 57 ही भारत के लिए बेहतर विकल्प है। भारत को अगर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदना है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट हमेशा कई शर्तों के साथ आगे आते हैं। अमेरिकी कई सीमाओं में बांधकर उनका सौदा करता है। अब हम अभी देख रहे हैं कि कैसे तेजस फाइटर जेट का इंजन देने में अमेरिका बहानेबाजी कर रहा है, जबकि रशिया तो यहाँ तक कह रहा है कि तुम हमारा सुखोई 57 खरीदो, हम आपको इसकी टेक्नोलॉजी तक देने को तैयार हैं। अमेरिकी कभी मानवाधिकार को लेकर मुंह फुलाता है तो कभी जियोपॉलिटिक्स में भारत से समर्थन न मिलने पर नाराज हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए कि भारत ने सुखोई 57 की ओर जाकर के बिल्कुल सही फैसला लिया या नहीं लिया, बताना मत भूलिए। जरूर बताइए कमेंट में, ताकि आपके कमेंट से पता चलता है कि भारतीय लोगों का हित किसमें है और उससे पूरे भारत का हित किसमें है। जी हाँ, वही अमेरिका जैसे देश का कभी कोई भरोसा हो ही नहीं सकता। आज उसका मूड क्या है, कल उसका मूड क्या रहेगा। भारत ये कभी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेता। भारत को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है या जो बाइडेन की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतर रिश्ते हैं या नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ या किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध तभी रखता है जब उसमें कहीं ना कहीं उसका हित रहता है। लेकिन रशिया और भारत का जो रिश्ता है वो वाकई में हितों को एक साइड करके एक भाईचारे वाली दोस्ती है, और यही सबसे बड़ी वजह है। एक भरोसे को देखकर और भारत के हित को देखकर भारत सुखोई 57 की तरफ मूव करता नजर आ रहा है, क्योंकि F-35 की बुराई भारत तो छोड़िए, खुद एलोन मस्क कर चुके हैं। उसको 5th जनरेशन का सबसे कवाड़ लड़ाकू विमान बता चुके हैं एलोन मस्क। अब ऐसे में आप ही बताइए कि भारत कैसे उसको खरीद सकता था। दोस्तों आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को वोलोडिमिर जेलेंस्की को जिम्मेदार बता दिया। जी हाँ, बेचारा यूक्रेन मारा भी गया और दोषी भी बन गया। जी हाँ, पीड़ित भी है और लास्ट में सारा इल्जाम उसी पर लग गया। बता दे वोलोडिमिर जेलेंस्की का दुखनामा। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यूक्रेन को युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया है और कह दिया है कि कीव पहले ही समझौता कर सकता था। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रियाद में अमेरिका और रशिया के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर की और कह दिया कि बिना उनकी भागीदारी के शांति वार्ता करना हैरान करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की की प्रतिक्रिया पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को तो पहले ही अपनी सीट मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने समझौते का विकल्प नहीं चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, इसे बहुत पहले एक डील के जरिए रोका जा सकता था। अगर मैं समझौता करवाता तो यूक्रेन को लगभग पूरी जमीन वापस मिल जाती और ना कोई मारा जाता, ना कोई शहर तबाह होता। रियाद में अमेरिका रशिया बैठक के बाद ट्रंप ने यह तक कह दिया कि रशिया अब युद्ध समाप्त करना चाहता है। उन्होंने खुद को इस संकट का समाधान करने की शक्ति रखने वाला बताया और दावा किया है कि वे इस युद्ध को जल्द खत्म कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन में शांति बहाल करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाने पर सहमति जताई है। दोस्तों अब इस बयान के बाद आप कह सकते हैं कि यूक्रेन अपने आप को ना घर का ना घाट का फील कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को लग रहा है कि अगर अपनी ही गलती मनवानी थी, सारा ब्लेम मुझे अपने ऊपर ही डालना था, तो मैं बहुत पहले ये चीज कर चुका होता। इतनी कैजुअलिटी नहीं होती है। मेरे देश में जो इतनी बर्बादियां हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाती। जब मेरी लड़ाई थी यूक्रेन क्षेत्र को लेकर, अपने देश को बचाने को लेकर, जो कि लड़ाई आज भी चल रही है, और इतना नुकसान होने के बाद मैं फिर वही काम अगर करूं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इस युद्ध को समाप्त करवाने का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन पर ब्लेम डालना भी जायज है। जायज आप कह लीजिए या एक मजबूरी कह सकते हैं, जायज नहीं कहेंगे, मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि रशिया तो झुकने वाला है नहीं, रशिया किसी भी कीमत पर दबने वाला नहीं है। इतना सैंक्शन लगाया है जो बाइडेन की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पहले, उसके बावजूद भी रशिया वैसा का वैसा ही रहा। तो ऐसे में अगर सारा ब्लेम यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन देश पर डाल दिया जाता है तो शायद रशिया ये समझ जाएगा कि यूक्रेन अपनी गलती मानने को तैयार है, तो चलो अब इस युद्ध को यहीं पर शांति दे देते हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की काफी ज्यादा खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इसके लिए इन्होंने सऊदी अरब तक की यात्रा तक को कैंसिल कर दिया और वो तुर्की चले गए। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या वोलोदिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे? क्या सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर के वो शांति करना चाहेंगे? क्या है आपकी राय? दोस्तों आप लोग भी अपना राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रहे थे भारतीय नौसेना की संवेदनशील जानकारी, एनआईए ने दबोचे 3 आरोपी। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारतीय नौसेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने आरोपी वेथन लक्ष्मण टंडेल और अक्षय रवि नाइक को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से गिरफ्तार किया है, जबकि अभिलाष पीए को केरल के कोच्चि से हिरासत
हिरासत में लिया गया है। ये तीनों आरोपी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी PIO के संपर्क में थे। तीनों आरोपी PIO के गुर्गों को भारतीय नौसेना की संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे। इसमें नौसेना इस्टेब्लिशमेंट और सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल थी। NIA के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय नौसेना के कारवार बेस और कोच्चि नौसेना बेस पर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में सेंध लगाने की योजना बनाई थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का भारत ने दिया करारा जवाब। कहा आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान खुद की पीठ थपथपाता। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों का शिकार रहा है और ये बड़ी विडंबना है कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र इस संकट से खिलाफ लड़ने का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाता है। चीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार द्वारा मंगलवार को परिषद की बहुपक्षवाद का अभ्यास, वैश्विक प्रशासन में सुधार विषय पर खुली बहस में जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने कड़े शब्दों में देश का रुख स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, वही बता दें, टेस्ला की भारत में फैक्ट्री खोलने की बड़ी संभावना, 3 से 5 अरब डॉलर का निवेश होने की उम्मीद। दोस्तों टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में अप्रैल से आएगी। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलोन मस्क के बीच हुई मुलाकात का असर आपको इसी साल नजर आने वाला है। अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि टेस्ला की कार करोड़ों रुपए में भारत में लॉन्च की जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टेस्ला की कार मात्र 21 लाख में भारत में एंट्री करने वाली। आखिर एलोन मस्क का लंबे से भारत में एंट्री पाने वाला सपना अब पूरा होने वाला है। टेस्ला ने भारत के लिए जॉब वैकेंसी भी निकाल दी है, जिसमें 13 पदों पर भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने बैक एंड और फ्रंट में काम करने वाली पोस्ट को शामिल किया है। मुंबई और दिल्ली में जॉब वैकेंसी निकाली गई है। टेस्ला ने महिंद्रा E6, टाटा कर्व EV और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। ये तीनों इलेक्ट्रिक कार भारत में 25 लाख रुपए से कम में खरीदने को मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अलग तरह की सुनामी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये कदम भारत सरकार द्वारा पेश की गई नई EV नीति से प्रेरित हो सकता है, जो स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों को आयात शुल्क में रियायतें प्रदान करती है। दोस्तों टेस्ला का भारत में आने को लेकर आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान बचाएगा अब ईरान। भारत से दोस्ती निभाते हुए यमन हुती विद्रोहियों से की बात। जी हां, भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध एक बार फिर देखने को मिले हैं। इस बार ईरान ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के यमन में मौत की सजा को टालने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का अनुरोध के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यमन के हुती विद्रोहियों के साथ निमिषा प्रिया का मामला उठाया है। तो वहीं पाकिस्तान में IED देखकर फिर मार डाले गए पंजाबी बसों से उतारा और लाइन में खड़ा करके 7 लोगों का कर दिया कत्ल। जी हां, पाकिस्तान में नस्लीय आधार पर गहरा विभाजन देखने को मिला है। सेना से लेकर सरकार तक में पंजाबियों के प्रभुत्व के खिलाफ हिंसक आंदोलन होते रहे हैं। बीते कुछ सालों में तो बलूचिस्तान में ऐसी हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें पंजाबी मूल के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। अब ऐसी ही एक घटना फिर से हुई है, जिसमें 7 पंजाबियों को बस से उतारकर एक लाइन में खड़ा करके मार डाला गया। इन लोगों के बलूच विद्रोहियों ने पहचान पत्र देखे और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों दिल दहला देने वाली ये खबर है। तो वहीं इसी बीजेपी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।